वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे हमारे सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसका टाइटल है इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको, क्या कहता है ये। द स्टेडी करंट इन द कॉइल C2 एज शोन बिलो। तो यहाँ पे कॉइल हमारे पास है C2, दिस इज द कॉइल C2 प्रोड्यूसेस अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड as coil C2 is moved towards the coil C1, the galvanometer shows a deflection. This indicates that electric current is induced in coil number 1. तो यहां तक जो है मैं आपको समझा देता हूं कि क्या कहना चाह रहे हैं कि इस लूप में एक करंट जो है प्रोड्यूस किया जाता है एक डीसी बैटरी के द्वारा। तो यहां से करंट जो है मैं मान लेता हूं इस तरीके से है, उल्टा कहिए, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं। तो करंट यहां पर होना चाहिए, इस तरीके से करंट होना चाहिए जिससे मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरफ बने। तो ये लूप में यदि करंट फ्लो होगा तो ये लूप ऐसे बिहेव करेगी जैसे एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस तरफ है, साउथ पोल इस तरफ है। इस तरीके से ये कॉइल बिहेव करने वाला है। ये सब बात ऑलरेडी आपको मालूम है, थ्योरी में बता चुके हैं। ठीक, यदि आपने अभी तक थ्योरी नहीं देखा है तो आप जरूर चेकआउट कीजिए। हमारे चैनल में जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहां पे देखिए, सीबीएसई का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो चैप्टर है उसका थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। तो यहां इस लूप को जब हम पास में लाते हैं, इस लूप नंबर C1 के, तो क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच के स्पेस ज्यादा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है कम है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है ज्यादा है। जब इस मैग्नेट को, इस लूप को पास में लाया जाएगा तो मैं कह सकता हूं ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, या कह सकता हूं ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है इस लूप से पास होगा। इसका मतलब कह सकता हूं कि फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा होगा। तो इस पूरी प्रोसेस में फ्लक्स इस लूप के द्वारा जो है वो बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। तो इस फ्लक्स में बढ़ने का अपोज ये कैसे करता है, अपने खुद के अंदर एक करंट इंड्यूस कर लेता है, और वो करंट का जो डायरेक्शन है वो लेंज लॉ से दिया जाता है, इस तरीके से होता है। तो ये बात यहां पे कही गई है, इतनी सी बात कही गई है आधे पैराग्राफ में। उसके बाद रिमेनिंग हाफ में कहा गया है व्हेन C2 यानी कि ये is moved away the galvanometer shows a deflection again but this time in the opposite direction। अब कह रहे हैं यदि इस लूप को मैं पीछे की तरफ ले जाता हूं तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अब कम होने लगेगा। कम हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब फ्लक्स जो है उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है। तो तब उस केस में क्या होता है कि यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में, अब जिस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है करंट, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जो है वो इंड्यूस होने लगता है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो भी पलट जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। पहले यदि डिफ्लेक्शन इस तरीके से आया था, अब डिफ्लेक्शन जो है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा यदि हम लूप को दूर ले जाते हैं तो। But this time in opposite direction. This deflection is based upon the Faraday's law of electromagnetic induction। बिल्कुल ठीक बात है कि फेराडे लॉ का जो आपका फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, E is equals to d phi by dt, और यहाँ पे माइनस लगा देते हैं लेंज लॉ की सहायता से। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे करंट इंड्यूस होता है, EMF इंड्यूस होता है। अब सवाल पढ़ लेते हैं कि सवाल इससे रिलेटेड पूछा क्या है। पहला सवाल है द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज है वो क्या करता है, उसके इफेक्ट ये जानना चाह रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। Decreases the radius of coil C1 to half the initial radius, induces EMF in the coil C1, increases the radius of coil C1 to double the initial radius, and none of the above। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम सवाल जो हम करेंगे, यदि मैं सीबीएसई की बात करूं तो 99% सवालों में एरिया को चेंज नहीं किया जाएगा, एरिया चेंज नहीं होगा लूप का। तो एरिया चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें प्रोड्यूस करना है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है, इसका मतलब वहां पे करंट इंड्यूस होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हम सिर्फ बी ऑप्शन लिखने वाले हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए C1 या C2 में से मैं बात करूं, यदि C1 की बात करूं, C1 लूप यदि फ्लेक्सिबल होता, ये लूप एक फ्लेक्सिबल वायर से बना होता जिससे इसका एरिया चेंज हो सकता, तब हो सकता था कि ये इसको पास लाने में ये अपने रेस्पॉन्स में एरिया को चेंज कर ले। जब इस लूप को पास लाएं तो ये एरिया को कम कर ले, और जब इस लूप को दूर ले जाएं तो ये अपने एरिया को बढ़ा दे। ऐसा हो सकता था बिकॉज हमें तो फ्लक्स में चेंज का अपोज करना है, चाहे हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके करें या फिर हम एरिया को चेंज करके करें। लेकिन 99% सवालों में एरिया चेंज नहीं होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सिर्फ यहाँ पे EMF इंड्यूस हो रहा है। और इस पर्टिकुलर इस पैराग्राफ की यदि बात करें
तो फ्लक्स में चेंज का अपोज यहाँ पे करंट के इंडक्शन के द्वारा किया जा रहा है, तो हम बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि एरिया को चेंज किया जा रहा है या नहीं, एरिया चेंज होगा या नहीं होगा। तो एरिया के बारे में नहीं सोचेंगे बिकॉज ये पैराग्राफ बिल्कुल भी हिंट नहीं करता है कि हम एरिया को चेंज करें। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है बी है हमारे पास, डी भी नहीं होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी इवेंट होने जा रही है अनअकैडमी पे, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बस उसके बारे में मुझे आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है ना। ये जो रैंकर्स हैं, बहुत अच्छी रैंक जो बच्चे लेके आए हैं और जिन एजुकेटर्स ने बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स दी है, मेहनत की है, उन लोगों से आपको रूबरू कराया जाएगा। आपको पूरा का पूरा गाइडेंस मिलेगा उन लोगों से। आप वहां पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपकी क्वेरीज वहां पे सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। तो जो इवेंट है, बहुत मुश्किलों से इतने सारे रैंकर्स को एक साथ इकट्ठा करना एक बहुत ही बड़ा काम होता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। और यहाँ पे आपके मतलब आपको आगे क्या करना है, फ्यूचर में किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। यानी कि अक्टूबर 30 को सुबह 10 बजे से 1:15 तक ये एक काउंसलिंग सेशन रखा गया है, जिसमें एकेडमिक प्लानिंग, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा। लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो, कोड डाल देना एनकेसी सर लाइव, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर आप 10th या 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी भी है या नहीं, या मेरे लिए जेई ठीक है या नहीं है, इस लेवल तक के क्वेश्चन भी आप यहां पे पूछ सकते हो। और ये सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी क्लास 10th और 11th वालों के लिए। फिर इसके बाद एक दूसरा सेशन है। दूसरा सेशन ये है जो कि क्लास 12th और ड्रॉपर्स के लिए है। वो सेशन 11:45 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो कि भाई अगर कोई टॉपर है तो उसकी लाइफ की जर्नी कैसी रही है, क्योंकि आप किसी ना किसी में खुद को मैच करते हो। आपकी लाइफ में भी कुछ इवेंट्स है जिनके वजह से आपको जानना जरूरी रहता है कि यार मेरी लाइफ ऐसी चल रही तो इनकी कैसी चल रही थी, कि किन कंडीशंस में इन्होंने प्रिपरेशन की, तो उसके ऊपर आप कैसे भी क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हो। तो बच्चों, ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। एज सून एज पॉसिबल इसमें आप रजिस्टर कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। Which of the following statements is/are correct? Statement number 1 है the steady state in the coil C2 produces a steady magnetic field। ठीक बात है। लूप के अंदर यदि मैं बात करूं, लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो यदि करंट स्टेडी होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैं कह सकता हूं स्टेडी होने वाला है। हम यहाँ पे जो उसका ज्योमेट्री है उसको हम फिक्स्ड मान रहे हैं ना। तो पहला स्टेटमेंट ठीक लिखा है। If the coil C2 is moved towards the coil C1, the galvanometer shows a deflection। कोई सा लूप्स के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। दोनों लूप आपस में पास में आए या आपस में दूर जाएं तो भी ईएमएफ जो है इंड्यूस होने वाला है। चाहे कोई भी एक जाए पास दूर या दोनों जाए एक दूसरे के पास या दूर, ईएमएफ तो इंड्यूस होने ही वाला है, चाहे वो C1 हो चाहे C2 हो। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसे आप टिक कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आपको ये उतना ज्यादा क्लियर ना हो, आपको क्लियरिटी जो है वो सवालों में ना हो रही हो। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा, यदि आपको ये सवाल समझने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही है तो आप जरूर एक बार थ्योरी को रिवाइज कीजिए और उसके एग्जाम्पल जो है जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपको ब्रश अप करने की जरूरत है अपना थ्योरी, यदि ये सवाल आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। What will be the direction of deflection of galvanometer when C2 is moved away? तो यहां देख लेते हैं, C2 हमारे पास कौन सा है, ये C2 है। जब इसको हम मूव करवाते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है C2 is moved away, galvanometer shows a deflection again but this time in opposite direction। तो पास लाते समय जो डिफ्लेक्शन था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन। इसे थोड़ा सा और अच्छे से फ्रेम किया जा सकता था कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही है। फोर्थ नंबर का सवाल है, फॉर ड्यूरेशन ऑफ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर देयर इज करंट फ्लो इन द कॉइल C1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? The deflection lasts as long as C2 is in motion. The deflection lasts till 1 minute after the motion of C2 stops.
डिफ्लेक्शन लास्ट टिल 1 आवर एंड डिफ्लेक्शन लास्ट फॉरएवर। देखिए गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो किस कारण है? बिकॉज लूप में करंट है। लूप में करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। लूप में करंट क्यों है? बिकॉज वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो पूरी चेन है, यहां पे देख सकते हैं इवेंट्स की, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस क्यों हो रहा है? बिकॉज फ्लक्स में चेंज हो रहा है। फ्लक्स में चेंज है, फ्लक्स में लगातार जो है लगातार चेंज हो रहा है। That's why we can say by the electromagnetic law of induction, d phi by dt जो है वो induced EMF का मैग्नीट्यूड होता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि ये हमारे पास सिचुएशन है, यदि फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज कब होता है? जब दोनों लूप्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। तो फ्लक्स चेंज होता है, लगातार चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो लूप में करंट होगा, करंट होगा तो लूप में करंट की वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। सो डिफ्लेक्शन विल लास्ट टिल द मोशन इज बीइंग कंटिन्यूड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। यस, 1 मिनट 1 घंटे का कोई ऐसे रूल नहीं होता है ना। तो हमें ये देखना होगा कि क्या ये 1 घंटे तक मोशन में रह पाएगा या नहीं। 5वां सवाल सॉल्व करते हैं। व्हेन द कॉइल C2 इज हेल्ड फिक्स्ड, C2 कॉइल था राइट वाले पार्ट में, जो कॉइल था जहां पे डीसी हमने करंट लगाया था, is held fixed and C1 is moved. Same effects are observed, that is current is induced in coil C1. No current is induced in C1. Number of magnetic field lines through C1 do not change. Current in coil C2 increases drastically. तो मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि मोशन रिलेटिव मोशन होना चाहिए दोनों लूप के बीच में। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिस लूप में कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है उसको ही मूव करवाना है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों लूप्स के बीच में कोई भी मूव करे या दोनों ही मूव करें, कैसे भी मूव करें, एक दूसरे के रिलेटिव होना चाहिए, है ना, जिससे फ्लक्स चेंज हो, तब जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे हम ए ऑप्शन को टिक कर देंगे कि सेम इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा यदि हम C2 की जगह C1 को मूव करवाते हैं तो। ठीक है, अब चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है जिसका टाइटल है एडी करंट। अब एडी करंट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज इसका काफी रियल लाइफ एप्लीकेशन भी होता है। आपने देखा होगा कि इंडक्शन एक कुकर होता है, इंडक्शन होता है, इंडक्शन प्लेट होती है, उसके ऊपर हम एक पर्टिकुलर टाइप के जो यूटेंसिल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही कम समय में जो है किसी भी चीज को हीट किया जा सकता है, तो उसमें एडी करंट का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, कॉइल इज वुंड over a metallic core is helpful in reducing eddy currents. In the metallic cores of transformers, electric motors and induction furnaces and other such devices as shown in figure. यहाँ पे एक डिवाइस आपको दिखाया हुआ है। Eddy currents are undesirable since they heat up the core and dissipate electrical energy in the form of heat. These currents are minimized by using laminations of metal to make a metal core. तो एक बार देख लीजिए कि होता क्या है एडी करंट्स। तो जब हम एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अब ये कहां पे मिलेगा जी? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कहां मिलेगा? अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है मूविंग चार्ज से या कह सकते हैं करंट से। तो ऐसी जगह जहां पे करंट प्रोड्यूस होता है या करंट जहां से फ्लो होता है और वो करंट होता है अल्टरनेटिंग, मैं एकदम रियल लाइफ आपको बता रहा हूं चीजें, अल्टरनेटिंग यानी कि एसी करंट जहां पे इस्तेमाल करेंगे किसी कंडक्टर वायर में, तो उसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ जो है चेंज होता रहेगा। तो मैं कह सकता हूं कि वहां पर एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और जब ऐसे टाइम वेरिंग या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी सॉलिड को रखा जाता है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सॉलिड ब्लॉक रख दिया है, मेटल का ब्लॉक रख दिया है, तो होता क्या है इससे, इस मेटल के सरफेस के अंदर जो है वो करंट, छोटे छोटे करंट जो है वो फ्लो होने लग जाते हैं कि अपना ही वो एक घर बना लेते हैं, तो अपना ही सर्किट बना लेते हैं। तो इन छोटे छोटे करंट्स की वजह से जो है हीट जो है डेवलप होती है, सॉलिड के अंदर जो है वो हीट डेवलप होती है। बिल्कुल सेम इस वर्किंग की हेल्प से हम इन सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है इंडक्शन फर्नेस लिखा गया है। इंडक्शन फर्नेस भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। और इलेक्ट्रिक मोटर जो है, इलेक्ट्रिक मोटर में ये एक अनडिजायरेबल होता है एडी करंट।
एडी करंट की वजह से इलेक्ट्रिक मोटर का जो कॉइल है कॉइल है जो घूमता है वो हीट अप हो जाता है जल्दी। ऐसे ट्रांसफार्मर में भी ये एडी करंट जो है अनडिजायरेबल होता है, इंडक्शन फर्नेस में लेकिन ये डिजायरेबल होता है। और ऐसे आपको इंडक्शन जिस वर्ड के आगे मिल जाए तो वो प्रोबेबली जो है इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इंडक्शन कुकर, इंडक्शन प्लेट, है ना, जो है ये सब जो है इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। कभी कभी ये डिजायरेबल होता है, कभी कभी ये इनडिजायरेबल होता है। तो यहाँ पे नीचे लिखा है कि जब ये अनडिजायरेबल होता है तब हम क्या करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है हमारे सामने कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की जो कोर है, आपने ट्रांसफार्मर के लिए ये डायग्राम जरूर देखा होगा। यहाँ पे जो है ऐसे वाइंडिंग्स होती हैं और यहाँ पे भी वाइंडिंग्स होती हैं इस तरीके से। तो इस वाले मटेरियल को कोर मटेरियल कहा जाता है, ठीक है। कोर मटेरियल जो आत्मा है इसकी, जो फ्रेम है इसका, वो फ्रेम कहलाता है इसका कोर, इसका कोर मटेरियल है। अब जब यहाँ पे एसी करंट जो है फ्लो होगा, ये एसी करंट जब यहाँ पे फ्लो होगा तो होता क्या है, एसी करंट के आने से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज होने लगता है। इन लूप्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होने लगता है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से ये जो कोर मटेरियल है, इस कोर मटेरियल में एडीज जो है डेवलप हो जाती हैं, एडी करंट्स डेवलप हो जाते हैं इस तरीके से, और वो कोर जो है वो हीट अप होने लगती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, कोर को एक सॉलिड ब्लॉक से बनाने की जगह हम उसको लेयर से बनाते हैं। मतलब क्या है इसका, मान लीजिए दो आपके मिठाई के नाम मैं बता रहा हूं, एक है बर्फी और एक है सोन पापड़ी। तो दोनों में अंतर क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। बर्फी और सोन पापड़ी में क्या अंतर है, बर्फी और सोन पापड़ी, ठीक है। तो सोन पापड़ी जो है उसमें लेयर्स होती हैं, बहुत सारी ऐसे लेयर्स होती हैं, इस तरीके से लेयर्स होती है ना, और बहुत सारी लेयर्स होती हैं। और बर्फी जो है वो एक सॉलिड, जिसको हम एक मोल्ड में डाल देते हैं, एक सांचे में डाल देते हैं, तब जाके हमें ये बर्फी बनती है ना। तो बर्फी एक सॉलिड ब्लॉक होता है, सोन पापड़ी जो है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो इन लेयर से फायदा क्या है कि सरफेस एरिया जो है कम हो जाता है, एरिया जो है टोटल जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। तो इसकी वजह से एडीज जो है यहाँ पे कम बनती हैं, यहाँ पे एडीज जो है ज्यादा बनती हैं, ठीक है। अब एक काम हम और क्या करते हैं, और प्रिवेंटिव क्या करते हैं कि ये जो लेयर्स जब हम बनाते हैं, लेयर के ऊपर लेयर रखी जाती है, कोर को एक सॉलिड ब्लॉक की जगह हम लेयर्स की फॉर्म में बनाते हैं। और एक लेयर मान लीजिए शीट है, एक शीट हमने ले ली मेटल की, इस शीट को हम एक दूसरे शीट के ऊपर रखते हैं, एक दूसरी शीट हमने ली, तो इनके बीच में एक इंसुलेटर की जो है लेयर लगाई जाती है, कह सकते हैं लेमिनेट किया जाता है एक इंसुलेटिंग मटेरियल से, जिससे इसका कनेक्शन इसके साथ ना हो, इसका कनेक्शन इसके साथ ना हो, इसका कनेक्शन इसके साथ ना हो। ऐसे यहाँ पे और दूसरी प्लेट रखी जाती है और उनके बीच में भी जो है इलेक्ट्रिकल जो है डिस्कनेक्शन हम कर देते हैं। तो जिससे क्या हो कि ये आपस में एक दूसरे से बात ना करें और एडी जो करंट है वो डेवलप ना हो, एडी करंट जो है कम से कम डेवलप हो, जिससे जो मटेरियल है वो हीट अप जो है कम हो। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए क्लास में एक शरारती बच्चे बैठे हुए हैं और शरारती बच्चे जो है वो बिखरे हुए हैं हर जगह। तो क्लास के बीच में वो आपस में बात करने लगते हैं, तो इसका इलाज हमने क्या किया है, उन सारे बच्चों के बीच में पार्टीशन लगा दिया है कि उनको आइसोलेट कर दिया है कि यार तू बगल वाले से बात नहीं करेगा। तो बात करना इज लाइक एडी करंट, और बच्चों को हमने आइसोलेट कर दिया जिससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट ना करें, एक गैंग ना बनाएं, एक ग्रुप ना बनाएं। इसके लिए हमने यहाँ पे ये लेमिनेशन जो है यहाँ पे कर दी है, इन प्लेट्स की लेमिनेशन कर दी है, और फिर जाके जो है हमें एक बड़ा स्ट्रक्चर मिला है, इतने साइज का स्ट्रक्चर मिल गया। बट ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, लेमिनेट किया जाता है उन शीट्स को और फिर जाके कोर बनाई जाती है, जिससे एडी जो लॉस है वो कम से कम हो। अब समझ गया एडी करंट को। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास, एडी करंट्स इन अ मेटल कोर ऑफ ट्रांसफार्मर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लेमिनेशन ऑफ मेटल। यानी जो मेटल है उसका लेमिनेट कर दें और लेयर्स में उनको बिछा दें तो एडी करंट जो है काफी ज्यादा कम हो जाता है। सॉलिड कोर में तो भाई ज्यादा एडी करंट फ्लो होगा, है ना। इसके बाद अच्छा एक चीज और मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे आपके घर में यदि इंडक्शन है तो इंडक्शन के लिए आपने देखा होगा कि अलग तरह के बर्तन आते हैं और उन बर्तन में क्या होता है, नीचे एक थिक बेस होता है। थिक बेस इसलिए होता है बिकॉज थिक बेस में जो एडी करंट है वो काफी ज्यादा बनेगा, और काफी ज्यादा एडी करंट बनेगा तो जो है हीटिंग जो है अच्छे से हो जाती है। इसलिए इंडक्शन के लिए जो बर्तन है वो अलग तरीके के आते हैं जिनमें बेस काफी थिक होता है कंपेयर टू नॉर्मल जो बर्तन होते हैं। नॉर्मल जब हम स्टोव पे हीट करते हैं तो हम हीट का कंडक्शन करवाते हैं,
तो उसमें जितना पतला बर्तन होगा उतना ही जल्दी हीट होगा, लेकिन इंडक्शन में हमारा जो प्रिंसिपल है वो एडी करंट्स का है, तो इसलिए हम थिक बेस लेते हैं जिससे ज्यादा एडी करंट, एडीज जो है वहां पे डेवलप हो और ज्यादा हीट हो। समझ गए दोनों चीजें। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। द प्लेन ऑफ द लैमिनेशन मस्ट बी अरेंज्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड सो दैट कीप्स ऑन स्लाइडिंग, कीप्स ऑन नहीं, कोई मूविंग जो है आपस में मूव नहीं करती हैं वो, कट अक्रॉस द इंड्यूस्ड एडी करंट्स। बिल्कुल सही बात है, एडी करंट से ही रिलेटेड होगा कि उनको इसलिए लगाया जाता है कि जिससे वो एडी करंट्स को कम कर सके। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। सी ऑप्शन थर्ड पार्ट की बात करें, इंडक्शन फर्नेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर टू, नहीं, ये मेल्ट करने के काम में आता है। बिल्कुल सेम प्रिंसिपल है कि एक हमारे पास कॉइल्स होते हैं, कॉइल का एक ढांचा होता है, स्केलेटन होता है ऐसे कॉइल्स का, ऐसे कॉइल्स होते हैं ढेर सारे, और उन कॉइल्स के बीच में यहाँ पे एक वो लगाया जाता है, क्रूसिबल लगाया जाता है, यानी ये बर्तन लगाया जाता है सिरेमिक से बना हुआ जो मॉल्टन मेटल को झेल ले। इसके अंदर मेटल के क्यूब रख दिए जाते हैं, जो भी मेटल है सॉलिड उसको रख दिया जाता है और करंट फ्लो करवाया जाता है। तो करंट जब वेरी होता है इन कॉइल्स में, बाहर जो कॉइल्स हैं इनमें करंट जब वेरी होता है तो एडी करंट्स इन सॉलिड्स के अंदर जो है डेवलप होता है और ये हीट हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, और इसलिए इसका काम जो है, इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये काफी सेफ होती है इंडक्शन फर्नेस और काफी कॉम्पैक्ट होती है ना, तो इसको बड़े आसानी से जो है किसी भी नॉर्मल जगह पे अकोमोडेट किया जा सकता है। ठीक है, तो आई रिमेम्बर फाइनल ईयर में इसके ऊपर काम किया था हमने, यूज किया था, मतलब काम तो क्या किया था। तो एक नॉर्मल रूम में जो है आप इसको लगा सकते हैं और बिल्कुल सेफ ऑपरेशन होता है। आप ढक्कन लगाइए और लाइट का स्विच ऑन कीजिए, ये फर्नेस चालू हो गई, और बंद कर दीजिए और उसके बाद जो मॉल्टन मेटल है आप निकाल सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर हाई टेम्परेचर होगा मेल्ट करने के लिए मेटल को। फोर्थ पार्ट है इसका, इंडक्शन फर्नेस कैन बी यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर। तो क्या इससे काम किया लिया जा सकता है? ए पार्ट कह रहा है कि अलॉयज बाय मेल्टिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, ठीक है, मेटल बाय मिक्सिंग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ऐसे मिक्स नहीं होते हैं, गर्म कर दिया मिक्स हो गए। तो ऑफ कोर्स ए वाला जो पार्ट सही है, अलॉयज बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी एसी इज पास थ्रू अ कॉइल व्हिच सराउंड्स द मेटल टू बी मेल्टेड द मेटल फ्रीजेस। ऑफ कोर्स नहीं, कॉइल रोटेट्स विद, कॉइल रोटेट्स नहीं, द मेटल मेल्ट्स, मेटल जो है मेल्ट हो जाता है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा।